हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये 5वां लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज मैं 5वां लेक्चर वीडियो लेकर के आई हूं। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहती हूँ। देखिए, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात तो मान लीजिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कह लीजिए डाउट, आपके कॉन्सेप्ट उतने डाउट क्लियर होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी उतना ज्यादा क्लियर होगा जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसलिए जब बच्चे मुझसे बुक्स के लिए पूछते हैं ना, तो देखिए बुक्स तो आपके स्कूल ने सजेस्ट किया होगा, आपके स्कूल में जो भी बुक्स चलती है वो आप क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो बुक लीजिए, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन बैंक, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन बैंक भी जरूर लेनी चाहिए। और साथ के साथ जैसे चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 हुआ, तो साथ के साथ बुक जो आपकी मेन बुक चल रही है, ठीक है, और जो एनसीईआरटी चल रही है उसके क्वेश्चंस करिए। उसके साथ के साथ आप क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन साथ के साथ करते जाइए। ठीक है, तो इसी सीरीज में मुझे ये एक बुक मिली है, बहुत ही अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की है, क्वेश्चन बैंक है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक मार्केट में अवेलेबल है। जिसमें अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो फिर कॉमर्स में जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है एंड बिजनेस स्टडीज, इनकी सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है। और ये काफी अच्छी बुक है, मैं कह सकती हूँ। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इन्हीं बुक से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एंड ये है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है जो 31 मार्च 2023 को इशू किया गया है, उस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो काफी अच्छी बुक है, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। तो आप इस बुक को एक बार रेफर कर सकते हैं। और इस बुक में हर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन इसको इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसमें क्या किया गया है, जैसे आप एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो बुक है इसका जो फर्स्ट पेज है, जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी में जैसे जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल जो है वो चैप्टर है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। ठीक है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, उसके बाद उस पे बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही चैप्टर सेकंड है, पहले थ्योरी है उसके बाद क्वेश्चन है, फिर चैप्टर थर्ड है, थ्योरी है क्वेश्चन है। तो ऐसे इन्होंने पूरा सिलेबस मतलब कवर किया है। और लेटेस्ट सिलेबस जो अभी आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो आप ये बुक एक बार देख सकते हैं। और इसके साथ ही इनका जो टेलीग्राम का चैनल है ना, ओसवाल का टेलीग्राम का चैनल है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगाएंगे वैसे भी आपके लिए अच्छा है, और फ्री में है। तो फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो वो भी आप कलेक्ट करिए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा करिए, ताकि आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल अच्छा खासा हो जाए। ठीक है, और अगर ये बुक परचेज करनी है जो कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये काफी अच्छी बुक है। ठीक है, और इस बुक का जो बाइंग लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप रेफर कर सकते हैं। ठीक, मुझे इस बुक की एक और बहुत खास बात लगी कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्लस बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो फिर आप ये बुक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमें आगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैच द वेरियस आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2। यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच कराना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो कॉलम 1 में क्या दिया गया है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। कॉलम 2 में क्या दिया गया है, कॉलम 2 के आइटम आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिए। मैं कॉलम 1 के बेसिकली 3 आइटम जो दिए गए हैं ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा, आप खुद ही बता देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसको किससे मैच करना है। बहुत आसान है। ठीक, और एक बात ये है, ये बताइए क्वेश्चन बीएसटी में किस चैप्टर से है, बताइए बीएसटी में ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये है चैप्टर या कह लीजिए टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें बेसिकली एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन के बारे में यहाँ पे ये दिया हुआ है और इनकी डिटेलिंग यहाँ दी है। तो बेसिकली अगर आपको एडवर्टाइजिंग पता है, पब्लिक रिलेशन पता है, पर्सनल सेलिंग पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो और अगर नहीं पता है तो क्या होगा, नहीं पता है तो फिर मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग क्या होती है,
तो ऐड तो हम लोग दिन भर देखते रहते हैं, टीवी पे ऐड आता है या मोबाइल में अगर आप वीडियो ये देखेंगे तो बीच में भी ऐड आएगा, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, हर जगह ऐड आप देखते हैं ना। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज कम्युनिकेट करती हैं। प्रोडक्ट बना लिया कंपनी ने, तो अब बस वहीं पे काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं, जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं कस्टमर खरीदेंगे कैसे? तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है ना। तो एडवर्टाइजमेंट एक कॉन्सेप्ट है ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ कस्टमर, यानी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक कम्युनिकेट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। इसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। कस्टमर इससे क्या होता है? समझ पाता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान पाता है, प्रोडक्ट के फीचर क्या है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, और अदर बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये सारी बातें कस्टमर को ढंग से समझ में आती है, ठीक है। एंड ये जो एडवर्टाइजिंग है इसके अलग अलग मीडिया हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, ठीक है, डिजिटल मीडिया जिसे कहते हैं वो हो सकता है, और भी इवन नए नए तरीके एडवर्टाइजिंग के और आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग, इसी को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एडवर्टाइजिंग। बताइए इन तीनों में से किससे मैच कराएं एडवर्टाइजिंग को? बताइए एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज द एडवर्टाइजिंग क्या है? इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का। इम्पर्सनल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है कस्टमर से पर्सनली जाके अपनी बातें नहीं बता रही है, कंपनी एक मीडिया के थ्रू, ये अगर कंपनी है, कंपनी किसी मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के तहत कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, इसलिए यहां लिखा है इम्पर्सनल। तो इसलिए पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग का पैसा देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, ये जो इतने ऐड चलते हैं कंपनी पैसा देती है ना, तो इसीलिए कहा गया एडवर्टाइजिंग में क्या है? इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ इन पर्सनल कम्युनिकेशन। इन पर्सनल कम्युनिकेशन का एक पेड फॉर्म है क्या? एडवर्टाइजिंग। तो ये तो पता चल गया, जो ए होगा वो सेकंड पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? तो देखिए नाम से ही बता दिया, पर्सनल। पर्सनल सेलिंग यानी वो मार्केटिंग टेक्निक जिसमें डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है विद पोटेंशियल कस्टमर। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? ये वो मार्केटिंग की टेक्निक है जिसमें जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पर्सनली अपने कस्टमर से, पर्सनली जो पोटेंशियल कस्टमर है उससे मिलता है, ठीक है। और इसका काम केवल सामान बेचना नहीं है। एक बात है कि इसका काम जो है, ये जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका काम केवल सामान बेचना नहीं है, इसका काम ये भी है कि एक रिलेशनशिप कस्टमर के साथ डेवलप करे, ठीक है, ताकि कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट डेवलप करे, ताकि अभी नहीं हमेशा के लिए ये जो कस्टमर है इसके साथ, इस कंपनी के साथ जुड़ जाए, ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और हमेशा आगे इसी कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर लेता रहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे पर्सनल सेलिंग इसमें क्या होगा। पर्सनल सेलिंग मतलब डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव बायर। प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है पर्सनल सेलिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन बेसिकली मार्केटिंग में, ये भी मार्केटिंग का टॉपिक है। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? मार्केटिंग में जब कंपनी फोकस करती है इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद पब्लिक, ठीक है, इसे पब्लिक रिलेशन को पीआर भी कहते हैं। कहते हैं ना इस कंपनी का पीआर बहुत स्ट्रांग है, यानी पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, इसने पब्लिक के साथ बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग कह लीजिए रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाई हुई है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है उसका पीआर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब इस कंपनी ने पब्लिक में अपनी बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग इमेज बनाई है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो दिस इज पब्लिक रिलेशन। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो पब्लिक रिलेशन किससे मैच होगा? क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। यानी अगर किसी कंपनी ने अपनी बहुत अच्छी इमेज मार्केट में बनाई हुई है अपनी, अपने प्रोडक्ट की, तो उसे क्या कहेंगे? पब्लिक रिलेशन। कंपनी का पीआर बहुत अच्छा है। पर्सनल सेलिंग मतलब जब पर्सनली कस्टमर से, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली कस्टमर से मिलता है, उसकी दिक्कत समझता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे काम करता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, तो पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट मतलब पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये तीनों मैच हो गए। अब आप समझ गए होंगे आंसर यहाँ पे कौन से सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी जाएगा 1 पे, बी जाएगा 3rd पे, ए जाएगा 2nd पे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर।
द डैश इज सेड टू बी ऑप्टिमम। ये क्वेश्चन समझ में आया? जब प्रपोर्शन डेप्ट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है, ठीक है, ये है, इसमें डेप्ट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो इस तरीके से हो कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, अच्छा, इंक्रीज हो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़े, तब डैश इज सेड टू बी ऑप्टिमल, तब इसको ऑप्टिमल कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर या ए एंड बी। ठीक है, तो मैं इन सभी के बारे में बता देती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द टॉपिक, ये टॉपिक कहिए या चैप्टर कहिए या एक अलग से सब्जेक्ट भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इन सभी के बारे में आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेप्ट और इक्विटी, ठीक है, डेप्ट और इक्विटी का एक प्रॉपर प्रपोर्शन, इस तरीके का प्रपोर्शन जिससे क्या हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़े, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बढ़े। अगर वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमल। ठीक, बट किसको कहा जाता है ऑप्टिमल, ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको, चलिए डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको यही बताती हूँ, देखिए कहीं पर भी डेप्ट और इक्विटी दोनों के साथ में, दोनों के प्रपोर्शन की जब बात हो रही हो ना, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, जब डेप्ट एंड इक्विटी, ठीक है, जब डेप्ट एंड इक्विटी इनके प्रपोर्शन की जब बात हो रही हो, ठीक है, तो वो बात किसकी हो रही है, वो बात हो रही है कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है, कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। तो कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, इसका ढांचा क्या होगा, उसमें कितना डेप्ट है कितना इक्विटी है, यानी प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी क्या है, यही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो बेस्ट डेप्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होगा, बेस्ट डेप्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होगा, उस पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम होगी, और फिर हम कह सकेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है। ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आया, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ये जो डेप्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, क्या डेप्ट एंड इक्विटी 50-50% है, या 60-40% है, ठीक है, या 70-30% है। तो बेसिकली डेप्ट एंड इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन है जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करती है, एंड ये क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करती है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर उस लेवल पे क्या कहा जाता है, ऑप्टिमल कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन जैसा मैं हमेशा करती हूँ, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या है। पहले फिक्स कैपिटल की बात कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल सुना होगा, फिक्स कैपिटल मतलब इसमें वो एसेट्स आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। देखिए फिक्स कैपिटल में आपके वो एसेट्स आते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आते हैं जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर्पज से चाहिए होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है। ठीक है, फिक्स कैपिटल यानी वो कैपिटल जो फिक्स है, जैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसका जिसका जरूरत है प्रोडक्शन के पर्पज से, जिसकी जरूरत है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, उन्हें फिक्स कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पे सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में क्या क्या आता है बताइए। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसे हम एक साल के अंदर क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे कैश हुआ। करंट एसेट में आपका आता है कैश, आता है अकाउंट रिसीवेबल, आता है अनपेड बिल, ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह आता है। तो ये सब करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में आता है आपका अकाउंट पेबल, ठीक है, डेप्ट है, ये सब करंट लायबिलिटी में आता है। तो इट इज अ मेजर ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी। ये बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, ये एक तरीके से कंपनी की लिक्विडिटी मेजर करता है। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी क्या अपने जो करंट एसेट से क्या अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है। निगेटिव है इसका मतलब क्या है, करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। ठीक, तो दिस इज वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल है। तो समझ में आ गया, आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है ऑप्शन सी। कैपिटल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है, जब प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी की बात हो तो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और वो प्रपोर्शन डेप्ट इक्विटी का जिसपे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो उसे कहा जाएगा ऑप्टिमम, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्केटिंग का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। तो क्वेश्चन क्या है? द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंश्योर्स द बायर दैट गुड्स कंफर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। यानी वो फंक्शन मार्केटिंग का जो इंश्योर करता है कि जो गुड्स हैं वो, यानी जो सामान है वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन। यानी अब गुड्स को इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यानी मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जिससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड, मतलब नहीं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम अबे हमें क्या करने की जरूरत है, हमें प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। It also ensures that goods belong to a particular quality and help in realizing higher price for higher quality output. और ये भी इंश्योर करता है, मार्केटिंग का वो फंक्शन जो ये भी इंश्योर करता है कि जो गुड है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है। गुड की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, पर्टिकुलर क्वालिटी है, एंड गुड इसी की वजह से हायर प्राइस का है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है, जो इसकी क्वालिटी है वो भी हायर है, इसीलिए वो हायर प्राइस का गुड है। ठीक है, तो आपको बताना है मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है। मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो बताता है कि प्रोडक्ट जो है एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी का है, जिससे अब आपको प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट पे आईएसआई का मार्क होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मार्क होते हैं, तो वो अगर मार्क है तो हम पहले ही श्योर हो जाते हैं ना ये प्रोडक्ट बढ़िया होगा। ठीक होता है ना, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है? क्या वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, क्या वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है, क्या वो मार्केटिंग प्लानिंग है, या क्या वो ब्रांडिंग है? तो आपको ही बताना है। ठीक, तो देखिए ब्रांडिंग की, चलिए हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। हम ब्रांडिंग जानते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक तरीके की मार्केटिंग प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी क्रिएट करती है, चाहे नाम, ठीक है, चाहे नेम, सिंबल या डिजाइन, जिससे हम प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ब्रांड है, जैसे नाइकी ब्रांड है, एडिडास ब्रांड है, तो इनकी एक अलग पहचान बना दी है कंपनी ने। ठीक है, तो क्या ही वो ब्रांडिंग है? तो ब्रांडिंग, तो यहाँ पे जरा एक मिनट, ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ब्रांडिंग इतना फिट नहीं बैठ रहा है। रुकिए पहले अगला और ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग तो यहाँ पे एकदम नहीं फिट बैठ रहा है। देखिए मार्केटिंग प्लानिंग एक प्रोसेस है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। देखिए मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करनी है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफाइन किया जाता है मार्केटिंग की जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज की जाएंगी, टैक्टिक्स यूज की जाएंगी, उसके बारे में प्लान आउट करना, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अगला क्या है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ये यानी प्रोडक्ट को डिजाइन करना। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को पहले डिजाइन किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट भी एक बार में नहीं डिजाइन हो जाता है, उसमें रेक्टिफिकेशन होते जाते हैं, फिर मेन प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट को डेवलप करना। तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है, मार्केटिंग प्लानिंग की भी बात नहीं हो रही है, ब्रांडिंग की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की। स्टैंडर्डाइजेशन देखिए मतलब क्या होता है, ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने थ्योरी लेक्चर्स में मार्केटिंग में। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस करे गुड्स को ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, यानी पहले से जो डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जिससे क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, सारे प्रोडक्ट एक जैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ये जो आईएसआई मार्क मैंने बताया ना, जो प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क है, यानी आप आग बंद करके फेथ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सब एक जैसे प्रोडक्ट है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ स्पेसिफिकेशन है जो उन प्रोडक्ट ने फुलफिल किया है, इसीलिए उनको आईएसआई मार्क दिया गया है। ठीक, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग मतलब क्या है? ग्रेडिंग मतलब प्रोसेस, एक मिनट स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। एंड ग्रेडिंग मतलब क्या है? ग्रेडिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्लासिफाई किया जाता है प्रोडक्ट को इनटू डिफरेंट कैटेगरी। ग्रेडिंग में प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द फीचर्स। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन ये डिवाइड किया जाता है, और इन प्रोडक्ट की फिर रेट भी अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है, रियलाइजिंग हायर प्राइस फॉर हायर क्वालिटी आउटपुट। तो ग्रेडिंग के थ्रू प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया जाता है, तो हायर आउटपुट वाला प्रोडक्ट और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा,
उससे कम ग्रेड का प्रोडक्ट थोड़ा कम आउटपुट देगा तो वो थोड़ा सस्ता होगा। तो दिस इज ग्रेडिंग। तो यहाँ पे मार्केटिंग के किस फंक्शन की बात हो रही है? तो यहाँ पे मार्केटिंग के ये जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गुड्स हैं दे आर कंफर्म टू प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, यानी प्री डिटरमाइन जो पहले से ही डिफाइंड जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिससे इंस्पेक्शन प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने की जरूरत अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है एंड ग्रेडिंग है। एंड ब्रांडिंग की यहाँ तो कोई बात नहीं है। ब्रांडिंग बेसिकली नाम, सिंबल, लोगो वगैरह यूज करना जिससे प्रोडक्ट की अलग पहचान हो जाए, वो ब्रांडिंग है। यहाँ पे तो ग्रेडिंग, इसमें ग्रेडिंग की भी बात नहीं हुई कि प्रोडक्ट को डिवाइड करना कैटेगरी में। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 15 का है ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस, अगले टर्न पे अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।